So today we will discuss West Bengal Board Accountancy Question Paper 2017. Okay. Only MCQ we will be discussing. Let's start. कहाँ है MCQ? First question. सागर बोलो. The sources of capital of a company are the sources of capital. The sources of कैपिटल. द सोर्सेस ऑफ कैपिटल बोला है. कैपिटल का कंपनी का सोर्स क्या है वो तो बताओ. एक तो पहले बोला इक्विटी शेयर है, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्रेफरेंस शेयर्स, ऑल ऑफ दीज. अच्छा, इसको डिस्कस करने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा. ठीक है. कैपिटल जो होता है ना, सोर्सेस ऑफ ए कैपिटल ऑफ ए कंपनी बोला तो कंपनी का जो कैपिटल वो दो तरह का आ सकता है. एक तो डेब्ट कैपिटल होता है. क्या मैंने बोला? डेब्ट कैपिटल. डेब्ट के जगह पे और क्या बोल सकता है तुमको? लोन कैपिटल. LOAN, लोन कैपिटल. एक तो डेब्ट कैपिटल और लोन कैपिटल. और एक क्या होता है जो फेमस नाम है उसको पहले बोल देता हूं, शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल. अच्छा, शेयर कैपिटल को हम लोग और भी क्या बोलते हैं? अच्छा, शेयर कैपिटल को नहीं. अच्छा, शेयर कैपिटल तो ये जो शेयर कैपिटल है ना, यहाँ पे जो वर्ड है, ये जो वर्ड शेयर है, शेयर मतलब इधर क्या क्या कैपिटल आ सकता है? शेयर मतलब इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर्स. ओके. और कैपिटल का कंपनी का सोर्स क्या होता है? और कैपिटल कंपनी का सोर्स होता है क्या बोलो तो? जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसको हम लोग कंपनी का अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो उसको जनरली ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहाँ रहता है? रिजर्व एंड सरप्लस में. कहाँ पे? रिजर्व एंड सरप्लस. सरप्लस का मतलब पीएल का जो क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस, जो प्रॉफिट अभी भी बांटा नहीं गया है या बांटने के बाद रह गया है. और रिजर्व मतलब बहुत सारा जो रिजर्व होता है, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व. अच्छा, ये दो चीज को मिला के, ठीक है, एक तो शेयर कैपिटल वाला और एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला, ये दो चीज को मिला के जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? ओन्ड कैपिटल. OWNED, ओन्ड कैपिटल. कभी कभी ये भी लिखा जाता है ओन्ड कैपिटल भी. अच्छा, ओन्ड कैपिटल ही लिखा जाता है. ठीक है. कभी कभी बाद में जब मैं वो जो चीज़ बोलने वाला था याद आएगा तो बोल दूंगा. तो बेसिकली कैपिटल दो तरह का होता है. एक क्या होता है? डेब्ट कैपिटल और लोन कैपिटल, जिसका अल्टरनेट नाम लोन कैपिटल है. और एक ओन्ड कैपिटल. ये ओन्ड कैपिटल के अंदर में क्या आता है? शेयर कैपिटल. शेयर मतलब इक्विटी प्रेफरेंस दो ही आ रहा है. और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब रिजर्व एंड सरप्लस. तो अब हम लोग ये क्वेश्चन में आएंगे. ठीक है. द सोर्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी. सर कैपिटल मतलब इधर तो डेब्ट वाला भी आ जाएगा, मतलब लोन भी आ जाएगा, इक्विटी शेयर भी आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर भी आ जाएगा. लेकिन इधर एक बोला था प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट कंपनी का जो मालिक है, मतलब शेयर होल्डर है, उसको बांटा नहीं गया था, उस प्रॉफिट जो रह गया था, ये बांटने के बाद रह गया था, जो रिजर्व में है या पीएल का जो क्रेडिट बैलेंस मतलब सरप्लस है, तो बिजनेस में वो पड़ा हुआ है ना. कौन सा हेड में? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाओगे तो रिजर्व एंड सरप्लस हेड में कंपनी का अगर बैलेंस शीट तुमको याद है. नहीं तो सिंपली सोच लो जनरल लीजर में पड़ा हुआ है. तो वो जनरल लीजर में अगर पड़ा हुआ है, वो पैसा तो यूटिलाइज हो रहा है ना बिजनेस में. तो इसीलिए लिखा है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. मतलब जो प्रॉफिट कमाए हैं हम लोग, वहाँ पे हम लोग उसको कहाँ पे भेज दिए हैं? रिजर्व में भेज दिया है. तो बिजनेस में तो यूज हो रहा है. सो प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब कुछ नहीं है. इसका मतलब है रिजर्व एंड सरप्लस को डिनोट कर रहा है. सर आप बार बार रिजर्व एंड सरप्लस क्यों बोल रहे हैं? अब तो ऐसे भी बोल सिर्फ जनरल लीजर बोल सकते थे, क्योंकि हम लोग अभी कंपनी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं ना. तो कंपनी में जब डिस्कशन होता है, जो स्टैट्यूटरी लैंग्वेज है. सर स्टैट्यूटरी लैंग्वेज भारी वर्ड हो गया. स्टैट्यूटरी लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज दिया गया है बाय एन स्टैट्यूट और लॉ. सो कंपनी के रिस्पेक्ट में लॉ कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013. और उधर पे जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है, उधर वो वर्ड यूज किया गया है. क्या? कौन सा वर्ड? रिजर्व एंड सरप्लस. देखना कंपनी बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस वर्ड है. तो क्या क्या हो जाएगा? द सोर्सेस ऑफ ए कैपिटल ऑफ कंपनी, इक्विटी शेयर तो होगा, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब रिजर्व सरप्लस भी होगा, प्रेफरेंस शेयर भी होगा. तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दिस. तो दिस ऑप्शन विल बी राइट. ओके.
दिक्कत है आर्यन भाई साहब? नहीं। ओके, थैंक यू। चलो अगला क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स, क्या बोला है? फॉरफिटेड शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम कैन बी री इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट और एनी ऑफ दीज। सुनो, ये 2017 का क्वेश्चन है। मैं करंट स्टेटस भी क्या है उसको भी बताऊंगा। फॉरफिटेड शेयर्स, पहले मुझे बताओ, अगर फॉरफिटेड शेयर का डिस्कशन आ गया तो मैं हम लोग जब डिस्कस करेंगे ना, एक ही क्वेश्चन पे हम लोग लिमिटेड नहीं रहेंगे, कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट हो सके उसको डिस्कस करने का। पहले मुझे बताओ, ये जो फॉरफिटेड शेयर्स है, इसको जब इशू किया जाता है तब हम लोग जनरल एंट्री क्या करते हैं? सर बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं जो पैसा आएगा, और टू शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। अगर कुछ लॉस वगैरह हुआ तो उसको कहाँ से काटते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से काट लेते हैं। और अगर कुछ प्रीमियम आया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करते हैं। याद रखना, ये दोनों में से कोई भी एक होगा। जब डिस्काउंट में इशू होगा तो इधर से काटेंगे, और प्रीमियम में इशू होगा तो इधर हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट करेंगे। और अगर पार में इशू होगा तो ये दोनों कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने थोड़ा एडवांस में बोल दिया, थोड़ा और खुल के बताऊं? चलो बता देता हूँ। तुम लोग का मुंह देख के लग रहा है तुमको समझ में नहीं आया। अगर एट पार होता है, एट पार का मतलब क्या होता है? शेयर का जो प्राइस है, सर शेयर का जो प्राइस है, देखो मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आ गया है ना। अब पूरा एकदम वो बेसिक से लेंगे तो टाइम चला जाएगा। शेयर का प्राइस, यहाँ पे जब मैंने क्लास ले रहा था तब समझाया था, ये प्राइस दो तरह का होता है। एक होता है शेयर का प्राइस या वैल्यू भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। 12th में तुम लोगों को दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। एक क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू, जिसको हम लोग और क्या फेस वैल्यू भी बोलते हैं। तो शेयर का प्राइस एक क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू, जिसका अल्टरनेटिव नाम क्या है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। और एक होता है इशू प्राइस या इशू वैल्यू। इशू प्राइस या इशू वैल्यू। सब बोलेंगे सर मार्केट प्राइस भी तो है, अभी वो इरिलेवेंट है, इरिलेवेंट है, अभी इसको उसको लेकर डिस्कस नहीं करेंगे, हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जब शेयर इशू होगा, मान लो ये शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना था, एक शेयर का प्राइस कितना था? 10 रुपया, और वो शेयर 10 रुपये का शेयर 10 रुपया में ही इशू हो रहा है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? शेयर इशूड एट पार। मतलब जो वैल्यू है उसी एट पार, मतलब जो इक्वल, किसके साथ इक्वल है? मतलब एट पार में क्या होता है? एट पार में क्या होता है? जो नॉमिनल वैल्यू होता है वही इशू प्राइस होता है। ओके, मतलब शेयर का प्राइस कितना है? 10, मतलब कौन सा प्राइस? नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। और इशू प्राइस भी 10 है, मतलब कोई चेंजेस नहीं है, दोनों इक्वल है। तो इसको कब बोले? इसको क्या बोलेंगे? इशूड एट पार। एट प्रीमियम क्या? शेयर तो 10 रुपये का था, लेकिन ये लोग इशू किया 12 रुपया में, 2 रुपये एक्स्ट्रा लिया। तो जो 2 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे क्या होता है? एट प्रीमियम में क्या होता है? जो नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू होता है वो छोटा होता है। नॉमिनल वैल्यू इज लेस देन कौन सा प्राइस? इशू प्राइस। ओके, और यहाँ पे इशू प्राइस माइनस नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। मेरे एग्जाम्पल में इशू प्राइस कितना था? 12, नॉमिनल वैल्यू कितना था? 10, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या हो जाएगा? 2। और एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट मतलब मान लो ये जो शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू है ये तो 10 था, और इसको हम लोग इशू कर रहे हैं क्या? 9 में या 8 में, कुछ में भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है उससे क्या छोटा है? सर इशू प्राइस छोटा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको शेयर इशूड एट डिस्काउंट। तो एट डिस्काउंट में क्या होता है? जो नॉमिनल वैल्यू होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? इशू प्राइस से। नॉमिनल वैल्यू क्या था? 10, इशू प्राइस कितना था? 9। और जो डिफरेंसेस है ये डिस्काउंट अमाउंट कैसे मिलेगा? डिस्काउंट अमाउंट कैसे मिलेगा ना? इशू प्राइस, सॉरी, नॉमिनल वैल्यू माइनस
इशू प्राइस नॉमिनल वैल्यू कितना था 10, इशू प्राइस कितना था 9, तो जो रिजल्टेंट फिगर 1 है वो क्या है, डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है ना। तो हम लोग पहले अभी डिस्कस कर ली, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। शेयर जब इशू करते हैं हम लोग एट पार में भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम में भी कर सकते हैं, एट डिस्काउंट में भी कर सकते हैं। लेकिन ये इधर क्वेश्चन कहाँ से दिया है देखो, फॉरफिटेड शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। फॉरफिटेड शेयर, एक शेयर फॉरफिटेड किया गया था, जो फॉरफिट करने से पहले तो शेयर इशू किया गया है, शेयर इशू किया गया, फिर पैसा वैसा नहीं दिया होगा, मतलब बहुत सारा कॉल सीनियर हो गया होगा, तो लोग क्या करता है, शेयर को फॉरफिट करता है। इधर बोल रहा है ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, मतलब जब शेयर एकदम पहले इशू हुआ था फर्स्ट टाइम, तब वो कैसे इशू किया गया था, प्रीमियम में। मतलब वो ये जो वाला केस है 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में इशू किया गया। अब उसका फॉरफीचर बाद में हो गया, बाद में फॉरफीचर हो गया, मतलब शेयर को ले लिया गया शेयर होल्डर से। तो जब वो री इशू होगा, मतलब अगेन इशू होगा, री इशू मतलब अगेन इशू, तब वो किस में किया जा सकता है, एट पार में, एट प्रीमियम में, एट डिस्काउंट पे, एनी ऑफ दिस, श्योर। सो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एट पार में भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम भी कर सकते हैं, डिस्काउंट में भी कर सकते हैं। तो आंसर होगा एनी ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई आर टू पार्टनर्स। क्या बोला है, बोलो। एक्स वाई दोनों पार्टनर था, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कितना है 5:3, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR। एक्स एंड वाई दोनों पार्टनर था, जो लोग का PSR कितना था 5:3। जेड एडमिट हुआ, कौन एडमिट हुआ, जे भाई साहब, जेड एक नया पार्टनर, जेड इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। हम लोग न्यू पार्टनर को कभी कभी इसको क्या बोल देते हैं, इनकमिंग पार्टनर। और जब जो पार्टनर रिटायर होता है, रिटायरिंग पार्टनर भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, आउटगोइंग पार्टनर। फॉर कितना शेयर, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, जे भाई साहब आ गए हैं 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो, ये जेड भाई साहब आए थे ना, कौन आया था, ये जेड भाई साहब आए थे। तो जेड भाई साहब जब आए तो कितना शेयर ले लिए, 1/4 शेयर ले लिए। तो जेड भाई साहब जब आए थे तब एक्स और वाई भाई साहब ऐसे देख रहे थे, तो जेड भाई साहब कितना शेयर ले लिए, 1/4 शेयर ले लिए। तो 1/4 जो उसको मिला, मतलब टोटल जो 1/4 मतलब क्या है, 1/4 इजिकल टू 25%। ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। तो टोटल कंपनी का 25% कैसे मिल गया, अरे एक्स और वाई कुछ कुछ करके तो दिया होगा, कुछ मतलब कुछ शेयर, वाई ने कुछ शेयर दिया होगा। मतलब एक्स और वाई का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे, किसका पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्स और वाई का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे, तो वो लोग अपना शेयर कुछ जेड को दिया है, वाई भी अपना शेयर कुछ जेड को दिया है, मतलब वो लोग सैक्रिफाइस किया है, किसको, जेड को। और फोकट में, थोड़ी फोकट में नहीं किया जाता है, उसके बदले में कुछ लिया जाता है। उसका क्या नाम है, शेयर ऑफ गुडविल और कैपिटल आता है ना, वो तो अलग इसको देखेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन ये है, 1/4 शेयर के लिए आया था, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे बोलो। टोटल शेयर कितना है 1 माइनस जेड कितना शेयर के लिए आया था 1/4, तो बचेगा कितना 3/4। वो 3/4 बिलोंग्स टू कौन कौन है, एक्स और वाई। कौन सा रेशियो में, वही 5:3 रेशियो में। एक चीज याद रखना, इसका क्वेश्चन इसका सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, अगर सर सॉल्व कर भी लोगे तो वही आंसर आएगा। एक्स और वाई ओल्ड जो रेशियो था, कितना रेशियो है, OPSR कितना है इसका 5:3। अब जेड घुस जाएगा 1/4 के लिए, कुछ नया रेशियो बन जाएगा। अगर कुछ नहीं बोला, एक्स एंड वाई कितना कितना करके शेयर दिया, शेयर सेक्रीफाइस किया है, तो हमेशा हम लोग क्या मान लेंगे, वो लोगों का जितना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है। अगर तुमको बोल देता जेड आ रहा है 1/4 के लिए और उसमें 70% एक्स दिया, वाई ने दिया 30%, वो अलग मैटर है। इधर बोला जेड आया 1/4 के लिए, मतलब 25 के लिए, और कुछ नहीं बोला। इसका मतलब एक्स और वाई का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ओके, तो इधर आंसर क्या होगा 5:3। ओके, इसको
उसको लेके अगर साम्स करके डिस्कशन करने जाएंगे ना बहुत टाइम लग जाएगा और रिजल्ट लेके आएगा। एमसीक्यू में तो इतना टाइम नहीं मिलेगा तुम लोगों को। ए पर्सन इन हुज अकाउंट द ड्यूज ऑफ द डिसीज पार्टनर इज ट्रांसफर्ड फॉर सेटलमेंट इज नोन एज। सर इसका मतलब थोड़ा समझा दीजिए। ए पर्सन इन हुज अकाउंट ड्यूज ऑफ द डिसीज पार्टनर, ये डिसीज पार्टनर का मतलब होता है जो पार्टनर राम नाम सत्य हो गए, मतलब मर गए, डेथ हो गया, डेथ ऑफ पार्टनर हो जाता है। मान लो कौन कौन पार्टनर था, ए बी और सी तीनों पार्टनर था और ये जो ए और बी और सी के बीच में बी भाई सब का क्या हो गया, डेथ हो गया। ठीक है, अब डेथ हो गया, इनका जो सेट पार्टनरशिप में इनका जो जितना भी बनता है, मतलब जितना भी हक बनता है उसका कुछ हिसाब करके कौन दे देगा, ए और सी, उसका किसको देगा। अब बी तो चला गया है तो उसका किसको दिया जाता है, बोलो, एग्जीक्यूटर बोला जाता है उसको, एग्जीक्यूटर बोला जाता है ना। अब कभी कभी तुम लोग बोलेगे सर नॉमिनी को दिया जाता है, सुना है, लेकिन अकाउंट्स में क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर। तो हम लोग किसको देंगे, ए बी और सी तीनों पार्टनर थे तो बी रिटायर, बी का डेथ हो गया। अगर बी का डेथ हो गया तो बी को पार्टनरशिप फर्म से जो भी मिलने वाला था वो किसको मिलेगा, बी का एग्जीक्यूटर को। ओके, चलो नेक्स्ट। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, वही सेम चीज आया फिर कंपनी से। जब हम लोग, मैं इस एक इधर और एक चीज डिस्कस कर देता हूँ। जब हम लोग शेयर को रीइश्यू करते हैं, पहले तो हम लोग फॉरफीचर वाला कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल दे लेता हूँ, ठीक है, उसको निपटा देता हूँ उधर। मान लो एक शेयर का रुपीस कितना है, 10 रुपीज़। क्या है, 10 रुपीज़। क्या है इसका नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। और इसी शेयर के अगेंस्ट में कॉल सिनेरियर कितना है, 3 रुपीज़। तो ऑब्वियसली इस शेयर जिसके पास था उसका अगेंस्ट में कितना दे दिया होगा, 7 रुपया दे दिया होगा। जब हम लोग इसको फॉरफीचर के एंट्री बनाते हैं तो जनरल एंट्री क्या करते हैं, हमेशा शेयर कैपिटल को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कौन सा वैल्यू पे डेबिट करते हैं बताओ जरा, हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू। तुम लोग इधर बोलोगे सर इधर शेयर कैपिटल कॉल्ड अप वैल्यू लिखे हैं, जब हम लोग डेबिट करेंगे, आप तो डेबिट जब करेंगे तब तो इधर लिख देंगे 10 रुपया। ये 10 रुपया का हम लोग फेस वैल्यू माने या कॉल्ड अप वैल्यू माने। मैं इधर ये मान लिया हूँ, ये जो शेयर का जो 10 रुपया वैल्यू है ना, कंपनी पूरा 10 रुपया ही कॉल कर चुका है। लेकिन पेड कंपनी कितना किया है, कंपनी शेयर होल्डर पेड कितना किया है, 3 रुपया बाकी है, मतलब 7 रुपया क्या किया है, पेड किया है। तो इस शेयर के अगेंस्ट में अगर मैं बात करूं तो इसका नॉमिनल वैल्यू 10 है, कॉल्ड अप वैल्यू वो भी 10 है। क्यों कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब क्या है, कंपनी एक शेयर में जितना अमाउंट तक कॉल किया है। तो इधर मैं क्या मान ले रहा हूं, पूरा 10 रुपया में 10 रुपया ही कॉल किया है। लेकिन इस शेयर में पेड अप वैल्यू कितना है, 7, क्योंकि 3 देना बाकी है उसका, किसका, शेयर होल्डर का। तो ऑब्वियसली 7 दे दिया होगा। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था, जब हम लोग शेयर फॉरफीचर एंट्री में जब शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे तब कौन सा वैल्यू में डेबिट करेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू में, कॉल्ड अप वैल्यू में ही डेबिट करेंगे। तो अब टू क्रेडिट क्या क्या करेंगे, टू, एक तो जितना पैसा बाकी है कॉल्स इन एरियर, कोई इसको इंडिविजुअली कौन सा कॉल का पैसा बाकी है उसको क्रेडिट करता है, लेकिन तुम लोग कॉल्स इन एरियर ही करना। और 2 शेयर फॉरफीचर, कॉल सिनेरियर कितना है, 3 रुपया है, और शेयर फॉरफीचर कितना है, 7 रुपया। मतलब जो रुपया पैसा मिला है वही तो फॉरफीचर करोगे रे बाबा। अब तुमको बोला है, अब क्वेश्चन में मैं आता हूँ, इतना देर तक तो ज्ञान दे रहा था। और ये ज्ञान जरूरी क्यों है, इसी टाइप का अगर एक बार समझ लो ना, इसी टाइप का आसपास जितना भी एमसीक्यू है, अब तुम इतना सारा क्वेश्चन एमसीक्यू करोगे, हर किसी को रटोगे थोड़ी। अब इसको रीइश्यू जब करोगे क्या करोगे, इसको फॉरफीचर कर लिए इस शेयर को, अब रीइश्यू कर रहे हो, रीइश्यू अगर कर रहे हो, मान लो इसको रीइश्यू किया गया कितना रुपये में पता है, रीइश्यू किया गया है मान लो 6 रुपया में, 6 रुपया नहीं 8 रुपया में, कितना रुपया में, 8 रुपया में। इसको रीइश्यू कितना रुपया में किया गया है, 8 रुपया में। तो पैसा बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। सर बैंक अकाउंट डेबिट क्यों करेंगे, तुम लोग कंपनी का अकाउंट्स कर रहे हो, तो कंपनी के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है,
तो कितना पैसा आ रहा है 8 रुपया। और पैसा एक एसेट होता है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। यहाँ पे एसेट क्या है, बैंक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2 शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल कितना 10। और क्योंकि 8 रुपया का मुझे पैसा मिल रहा है, लेकिन इसको 10 रुपया का हम लोग ओनरशिप दे रहे हैं। मैं किसका पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। कंपनी ऐसे देख रहा है, आ रहा है 8 रुपया दिया, लेकिन उसका मालिक कितने रुपया का बन जाएगा, 10 रुपया का। तो कंपनी अपने से कितना दे रहा है, 2 रुपया दे रहा है ना, मतलब 2 रुपया लॉस कर रहा है ना। और वो लॉस को हम लोग कहाँ से भरपाई करते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर से भरपाई करते हैं। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर कितना 2 रुपया। अब शेयर फॉर फ्यूचर में पैसा कितना था, सर शेयर फॉर फ्यूचर में तो 7 रुपया था पैसा। तो एक ही शेयर का स्टोरी हो रहा है, तो 7 रुपया से 2 रुपया ऑलरेडी कितना क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। तो अभी भी 5 रुपया है ना शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट पे, उसको कहाँ भेजेंगे, उसका घर बार किधर है, कैपिटल लीजर में। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, आफ्टर रीइश्यूइंग द शेयर, जितना भी शेयर का फॉर फ्यूचर में बैलेंस पड़ा हुआ रहेगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल लीजर। तो कैपिटल लीजर में मैं कितना भेजूंगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लीजर कितना 5। अब देखो शेयर फॉर फ्यूचर तुम एक बार क्रेडिट किए थे 7 रुपया, एक बार डेबिट किए 2 रुपया, और एक बार डेबिट किए 5 रुपया। तो ऑटोमेटिक वो शेयर फॉर फ्यूचर अभी बैलेंस नहीं है। और 5 रुपया किधर भेज दिए, जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है कैपिटल रिजर्व में। लेकिन क्वेश्चन इधर ये नहीं था, क्वेश्चन इधर ये था, ये जो तुम हम लोग इधर जो लॉस किए हैं ना, कितना 2 रुपया, ये लॉस हम लोग मैक्सिमम कितना एफोर्ड कर सकता था कंपनी, हम लोग मतलब कंपनी। मैंने एक कॉन्सेप्ट 11 में समझाया था, एंटिटी कॉन्सेप्ट। जब भी अकाउंट्स करो तो ऑर्गेनाइजेशन का तुम अकाउंटेंट बन के सोचो। हम लोग कौन है, अकाउंटेंट है। यही तो बोलता है एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग एंटिटी है। और एक बातें नहीं बोलता है, वो क्या है, जब भी तुम अकाउंट्स करो तब ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। और इधर हम लोग कंपनी के अकाउंट्स कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन कौन है, कंपनी, और तुम कौन हो, कंपनी का अकाउंटेंट हो। तो इधर क्वेश्चन ये पूछा है, तुम जब शेयर होल्डर को रीइशू कर रहे थे, एक नया शेयर होल्डर को, तब मैक्सिमम इधर लॉस कितना एफोर्ड कर सकते थे, कितने तुम लॉस कंपनी का पास क्षमता था एफोर्ड कर सके। ऑब्वियसली मैंने ये समझाया था क्लास में, जितना फॉर फ्यूचर करके जितना फ़ायदा हुआ था ना 7 रुपया, उतना तक मैं लॉस कर सकता था। मतलब ये जो लॉस ऑन रीइशू है ना, LOR, इसको मैं 2 रुपया की जगह 7 रुपया तक मैक्सिमम लेके जा सकता था। तो मतलब ये हुआ, जब भी हम लोग शेयर रीइशू करेंगे, हम लोग मतलब कंपनी, तो उसका जो लॉस मैक्सिमम कितना दूर तक लेके जा सकता है कंपनी, 7 रुपया तक। इधर एग्जाम्पल में 7 रुपया तक, 7 रुपया फिक्स नहीं है। मतलब शेयर फॉर फ्यूचर करके जितना फायदा लिया है उतना दूर तक वो जब रीइशू करेगा उतना दूर तक लॉस कर सकता है। लेकिन सर आप इधर 2 क्यों दे दिए, 2 लॉस, अरे जितना लॉस कम हो कंपनी के लिए अच्छा है ना। तो इधर आंसर क्या होगा, देखो डिस्काउंट ऑन रीइशू, यही लॉस ऑन रीइशू, वही डिस्काउंट ऑन रीइशू। जब पैसा कहाँ से काटा जाता है, शेयर फॉर फ्यूचर से काटा जाता है। डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स क्या बोला है, कैन नॉट बी लेस देन द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। मतलब ये कम नहीं हो सकता है, मतलब डिस्काउंट कम नहीं हो सकता है क्या, मतलब इसको मैं ना इक्वेशन में तुमको समझा देता हूँ और भी तुमको समझ में आएगा अच्छे से। ओहो ये नहीं आया क्या, चलो लॉस ऑन रीइशू क्या बोला है, कैन नॉट बी इक्वल टू द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, कैन नॉट बी मोर देन द, अच्छा पहले मैं लिखता हूं, कैन नॉट बी इक्वल क्या किसके साथ, शेयर फॉर फ्यूचर के साथ ना। दो ही तो चीज बोला, डिस्काउंट ऑन रीइशू के मैटर, जो मैंने लॉस ऑन रीइशू लिखा, और क्या लिखा, फॉरफिटेड शेयर्स के बारे में बोला, मतलब
शेयर फॉरफीचर अकाउंट के बारे में। तो ये क्या बोला, मुझे पहले बोलो, ये क्या इक्वल हो सकता है लॉस ऑन री इशू और शेयर फॉरफीचर अकाउंट? ये पहले वाला कंडीशन में कर रहा हूँ, ये वाला, ये बोला कैन नॉट बी, ये तो हो सकता है। ये तो हो सकता है रे बाबा। मेरे एग्जाम्पल में लॉस कितना था, 2 रुपये मैंने दिया था, लेकिन शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस था, 7, तो मैं तो लॉस 7 तक ही कर सकता था। तो इधर बोला कैन नॉट बी इक्वल, तो इक्वल तो हो सकता है, लेकिन इधर क्या बोला, कैन नॉट बी इक्वल टू द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट, मतलब ये गलत है। अगला वाला क्वेश्चन, कैन नॉट बी मोर देन द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। मोर देन मतलब ग्रेटर देन, मतलब जो लॉस ऑन रीइश्यू है वही डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, कैन नॉट बी मोर देन क्या, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, मतलब इधर अगर 7 रहा तो इधर हम लोग 8 नहीं कर सकते हैं। हाँ ये बात सच है। मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम तुम लॉस ऑन रीइश्यू मतलब डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना दे सकते हो, शेयर फॉरफीचर में तुम्हारा जितना बैलेंस है 7 रुपया, तो तुम्हारा ये लॉस ऑन रीइश्यू 8 कैसे हो सकता है? तो बोला कैन नॉट बी मोर देन। अच्छा तो तुम ठीक बोले हो, कैन नॉट बी ऑब्वियसली ये उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, मतलब 7 से ज़्यादा ये लॉस ऑन रीइश्यू नहीं हो सकता है। तो मतलब ऑप्शन कौन सा वाला सही रहेगा? ओके चलो अगला वाला पॉइंट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स इज क्या, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लाइबिलिटी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉन ऑफ दिस। ये जो क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, ये क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए 2 कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। एक तो क्या है, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बेसिकली मैं तुमको समझा देता हूँ। देखो जितना भी चीज दो एक ठो चीज एक्सेप्शनल केस है, वो मैं बाद में बोलूंगा तुम लोगों को, बट द बेसिक चीज, अगर ओनर लोगों को कुछ दिया जा रहा है, अगर ओनर लोगों को, सर इधर डिवेंचर बोला, डिवेंचर कहाँ पे इशू किया जाता है, कंपनी में, कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर ओनर लोगों को कुछ भी दिया जाता है, कुछ भी मतलब उसका जो मतलब डिविडेंड वगैरह, प्रेफरेंस, ओनर कौन होता है जनरली, शेयर होल्डर, और शेयर कितना तरह का होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, प्रेफरेंस डिविडेंड, और इक्विटी शेयर होल्डर को तो नॉर्मल डिविडेंड बोला जाता है, ऑर्डिनरी डिविडेंड। तो शेयर होल्डर को अगर हम लोग कुछ देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब अदर जितना भी पेमेंट है, और भी मैं डेप्थ से समझाऊं, ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब अगर उसको लेस नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट नहीं निकलेगा। सर वो डिविडेंड अगर हम लोग मतलब अगर लेस कर देंगे तो अल्टीमेट प्रॉफिट, अब डिविडेंड क्या है, जो प्रॉफिट है वहां से कुछ हिस्सा तुम एप्रोप्रिएट कर रहे हो, मतलब बांट रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। प्रॉफिट ऑलरेडी निकल चुका है, उसको कैसे बांटा जाएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी जरूरत होता है वो कहाँ पे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सिंपल मैं लैंग्वेज में बोलता हूँ, पीएल में जितना दूर तक आता है, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो सब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। पीएल एप्रोप्रिएशन में जो आता है वो क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। पार्टनरशिप फार्म का अकाउंट्स देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब कॉर्पोरेट का देखने के लिए, कॉर्पोरेट का तुमको 2 चीज जानना बहुत जरूरी है। एक तो एक ही चीज जानने से हो जाएगा, तुम्हारा जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का जो फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का जो फॉर्मेट है, शायद तुम्हारा सिलेबस में है या नहीं है मुझे पता नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, नहीं सर, देखते हैं। तो ये आंसर क्या होगा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। डिवेंचर तो मालिक ही नहीं है रे बाबा, तो उसको अगर डिवेंचर दे रहा, इंटरेस्ट दे रहा है तो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही है। तो आंसर होगा सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। या नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना, 2:1। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना बोला, 2:1। एंड बी एंड सी इज कितना, 3:2। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी कितना होगा, इसका मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बोला था, बोलो। इसको करने के लिए एक शॉर्ट मेथड मैंने बोल दिया था, बोलो क्या बोला था, ऐसे तुमको कितना बोला, ABC बोला था, तो A:B कितना बोला, 2:1। और B:C क्या बोला, 3:2। ठीक है, अब क्या करोगे बोलो,
इधर क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। ये इधर जो लिखा है इसका मतलब जो जैसे ये फाका है तो इधर क्या लिखोगे, इसके बगल में जो है 1 लिख देना। ओके ठीक है। तो अब क्या करोगे, सब मल्टीप्लाई कर दोगे मतलब 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। 6 3 इंटू 1 3 3 2 इंटू 1 2। तो ये हो गया A:B:2 रेशियो। अब इसको स्मॉल कर देना, 2 1 2, सॉरी स्मॉल नहीं होगा, 6:3:1 ही होगा, सॉरी 6:3:2 ही होगा, ये वाला आंसर होगा। ओके ओके चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो इन व्हिच ओल्ड पार्टनर्स एग्रीड टू सरेंडर देयर प्रॉफिट इन, क्या होगा बोलो, द रेशियो इन व्हिच ओल्ड पार्टनर्स एग्रीड टू सरेंडर देयर शेयर इन प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। मैंने तो कुछ देर पहले ही बोला था, एक नया पार्टनर आ रहा है, इनकमिंग पार्टनर आ रहा है, उसको क्या ब्रह्मा ऊपर से शेयर देगा? नहीं, जो पार्टनर एग्जिस्टिंग है, मतलब जो ओल्ड पार्टनर है, बोलेगा भाई साहब तुम आए, कोई बात नहीं, हमसे थोड़ा बहुत ले लेना और उससे थोड़ा बहुत ले लेना। तो वो लोग थोड़ा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जिस रेशियो में करेगा, हर किसी का तो दिल बड़ा नहीं है, किसी का थोड़ा बड़ा है, किसी का बहुत बड़ा है, किसी का बहुत छोटा है, किसी से बोलोगे तुमको नहीं देंगे, ऐसे भी हो सकता है। 3 पार्टनर है, एक नया आया तो उसमें से 2 सैक्रिफाइस किया, एक बोलेगा हम नहीं देंगे, बोल ही सकता है। लेकिन तुम लोगों का 12 में ऐसा केस नहीं है। तो जिस रेशियो में देगा उसको क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और जो आ रहा है इनकमिंग पार्टनर है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, गेनिंग रेशियो नहीं निकलेगा, क्योंकि एक ही आदमी आया था ना। अगर 2 आदमी आता तो उन दोनों का जो गेन का जो रेशियो उसको गेनिंग रेशियो बोला जाएगा। बट वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट 12 में नहीं है। चलो सैक्रिफाइस रेशियो। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, वहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या है, अनलिमिटेड है। सर लिमिटेड कहाँ पे है, एक पार्टनरशिप है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, वहाँ पे पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड है, कंपनी का लाइबिलिटी लिमिटेड है। चलो नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड पढ़े थे, फर्क क्या है? डीड मतलब ऑब्वियसली रिटन, एग्रीमेंट इज ए वाइडर वर्ड। एग्रीमेंट तुम्हारा साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ, वो ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, तुम मुंह में बोले हम भी मुंह में सुने, बस ओरल एग्रीमेंट, उसको लिख भी सकते हैं, उसको भी एग्रीमेंट बोल सकते हैं। लेकिन जो लिखा गया है उसको स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनरशिप डीड। मतलब जो लिखा गया है उसके लिए और एक नाम है पार्टनरशिप डीड मतलब वो रिटन। सर जो लिखा गया उसको एग्रीमेंट नहीं बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हो, लेकिन डीड बोल देना मतलब अगर एग्रीमेंट बोलते हो ओरल को भी समझाता है, रिटन को भी समझाता है, मतलब वाइडर वर्ड, हर किसी के लिए यूज होता है। जैसे छोकरा, रात भी छोकरा है, सागर भी छोकरा है और आर्यन भी छोकरा है और हम भी छोकरा है। लेकिन अगर हम आर्यन बोलते हैं तो वही है। डीड मतलब सिर्फ राइटिंग। चलो अच्छा, ये क्या लिखा था, क्वेश्चन क्या था, इन द एब्सेंस ऑफ, मैंने ये क्या क्यों बोल दिया, पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड से क्वेश्चन हो सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स कैन गेट, क्या पार्टनर को क्या क्या मिल सकता है बोलो? सैलरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। कमीशन भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, और कितना परसेंट, 6% पर एनम। और क्या है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट। चलो अगला वाला क्वेश्चन, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर इज यूज्ड फॉर, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर, इसको क्या बोलते हैं सर? इसी को तो बोलते हैं एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड, किसके लिए यूज किया जाता है बोलो? देखो एक चीज इधर ये है, एक चीज इधर ये है, तुमको ये समझना है क्या, ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, प्रॉफिट 2 तरह का होता है, एक तो कैपिटल प्रॉफिट होता है और एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। अब कैपिटल प्रॉफिट क्या है उसको लेकर मैं अलग से एक बार समझा दूंगा। तो ये कैपिटल प्रॉफिट से कभी भी डिविडेंड नहीं दिया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफर ये नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
क्योंकि जनरल लीजर कहाँ से कहाँ कहाँ पे यूज होता है, बहुत सारा जगह पे हम लोग यूज करते हैं, तो जनरल लीजर पे नहीं जाएगा, ठीक है। अब इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर यहाँ पे यूज हो सकता है। तो मतलब ये क्वेश्चन तुमको जो बोला है ना, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। एक यूजेज इसका कहाँ पे है, इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। अगर पार्टली पेड लिखा है तो नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ फुल्ली पेड। फुल्ली पेड। चलो अगला वाला क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, द बैलेंस इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट। सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ पे दिखा जाता है, मैंने बोला था ना, रिजर्व एंड सरप्लस में हर कुछ दिखा जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है, एकदम पहला डिस्कशन में मैं बोल रहा, आप समझ में आ रहा है क्यों मैं एक क्वेश्चन को लेकर इतना बोलता हूँ। ऑथराइज्ड कैपिटल मीन्स, बोलो ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल जब मैं पढ़ाया था तब क्या बोला था, ऑथराइज्ड मतलब कौन ऑथराइज कर रहा है, भगवान नहीं, भगवान नहीं। कंपनी कहाँ पे रजिस्टर होता है, आरओसी में, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में। तो वहाँ पे जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोल के एक डॉक्यूमेंट होता है, वहाँ पे बहुत सारा क्लॉज होता है। एक क्लॉज इधर उधर ये होता है कैपिटल क्लॉज। तो कंपनी बोलता है हम लोग मैक्सिमम इतना, मान लो 1 लाख रुपया उठाएंगे, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपया उठाएंगे तुम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे किसको बोल दिए, रजिस्टर ऑफ कंपनी को बोल दिए। तो रजिस्टर ऑफ कंपनी बोलते हैं ठीक है मैं तुमको परमिशन दे रहा हूँ, मतलब मैं तुमको ऑथराइज कर रहा हूँ, क्या तुम मार्केट से इतना पैसा उठा सकते हो शेयर से। तो ऑथराइज्ड कैपिटल मीन्स मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल। आंसर हो गया ना। कंपनी, रजिस्टर ऑफ कंपनी क्या बोला, तुम मैक्सिमम इतना उठा सकते हो, तो इसको ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं ना। चलो आफ्टर फाइनल कॉल क्या है, आफ्टर फाइनल कॉल एक्स लिमिटेड क्रेडिटेड 3500 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फाइनल कॉल करने के बाद एक्स लिमिटेड कितना क्रेडिट किया, 3500 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट फॉर फॉरफिटिंग 500 शेयर्स 10 ईच। मतलब इसका इतना बतौला देने का सिंप्लीफाइड वर्जन ये है, कंपनी 500 शेयर फॉरफीचर किया था, और 500 शेयर फॉरफीचर करने के बाद उसका जब शेयर फॉरफीचर होता है जर्नल एंट्री क्या होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन सा वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, टू कॉल्सिनरी और टू शेयर फॉरफीचर। बोला शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस है, 3500। सर शेयर कैपिटल को कितना डेबिट किया था वो बोला नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये बोल दिया, तुमको ये इससे मतलब है। और कितना शेयर फॉरफीचर हुआ था, 500 नंबर ऑफ शेयर्स। अब बोला है दिस शेयर्स वर रीइशूड, मतलब अगेन रीइशू किया गया, कितना में, 2500 में। अच्छा पूरा ही शेयर, मतलब पूरा 500 शेयर को क्या किया, रीइशू कर दिया। सर पूरा 500 शेयर को रीइशू कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना, 2500 में किया था ना। अच्छा इस शेयर का वैल्यू कितना, कुछ बोला, कुछ नहीं बोला। दिस शेयर्स वेर रीइशूड एट 2500, द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा। देखो अगर कुछ नहीं बोला, अगर कुछ नहीं बोला, तुम ये मान लेना शेयर का जो वैल्यू है, क्या वैल्यू, कौन सा वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, 10 रुपया करके है। तो कंपनी अगर 500 शेयर को रीइशू किया तो कंपनी के पास कितना पैसा आना चाहिए था, 5000 रुपया आना चाहिए था। तो अगर 5000 रुपया की जगह 2500 आ रहा है तो लॉस ऑन रीइशू या डिस्काउंट ऑन रीइशू, लॉर और डॉर सेम ही चीज़ है। जनरली तुम लॉस ऑन रीइशू बोल सकते, एक ही मैटर है, कोई बात नहीं। लॉस ऑन रीइशू, डिस्काउंट रीइशू, वो तुम 5000 शेयर कैपिटल में तुम कितना करना चाहिए था, तुमको 5000 करना चाहिए, क्योंकि 5000 का शेयर तुम रीइशू किए हो। तो ये लॉस ऑन रीइशू पे कितना जाएगा तुम्हारा, 2500 जाएगा, क्योंकि इधर 5000 है, इधर 2500 है, तो 2500 रिमेनिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर ना। तो ये लॉस ऑन रीइशू का पैसा किधर से हम लोग लेते हैं, किधर से लेते हैं, हाय हाय, ये पैसा कहाँ से हम लोग काटते हैं, सर शेयर फॉरफीचर से काटते हैं। तो शेयर फॉरफीचर से तुम कितना काट लिए, 2500 काट लिए, था कितना 3500। तो 3500 से 2500 चला गया तो 1000 बचा है ना। तो 1000 को कहाँ भेजोगे, कैपिटल रिजर्व। वो डिस्कशन मैंने पहले किया था। तो जर्नल एंट्री क्या होगा उस टाइम, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना, 1000। ओके
चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो। चलो क्वेश्चन दिखाएंगे तब ना देखेंगे ना। चलो चलो चलो, कौन सा वाला? इफ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी सी इज 3:1 is changed to 1:2:3, then partners whose share will be unaffected is or are, क्या बोलोगे? इसको मैं करके दिखा देता हूँ, रुको। स्प्लिट व्यू मैं ले लेता हूँ। चलो शुरू करो। क्या बोला क्वेश्चन पे? कहाँ गया क्वेश्चन? एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर रेशियो E/B/2 कितना बोला? 3:2:1। और उसको चेंज कितने में किए थे? 1:2:3। देन पार्टनर्स हुज शेयर विल बी अनअफेक्टेड, मतलब कुछ अनअफेक्टेड का मतलब क्या होता है? जिसका चेंज नहीं हुआ है, अनअफेक्टेड। ठीक है, इसको एक रास्ता क्या है, एक शॉर्ट रास्ता हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुमको नहीं पूछेगा एमसीक्यू में, फिर भी बोल देते हैं। देखो एक चीज़, इसके बाद में शॉर्ट मेथड समझाऊंगा। कितना था बोलो? ए बी सी तीनों पार्टनर थे ना। उसका ओल्ड शेयर कितना था बोलो? ओल्ड 3:2:1। इसका मतलब ए का कितना था? 3/3, 2 5 1 6, तो 3/6। बी का कितना था? 2/6। और सी का कितना था? 1/6। अब न्यू रेशियो कितना हो गया? न्यू रेशियो बोला सर 1:2:3। तो ए का कितना हो जाएगा? 1/1 + 2 + 3 कितना? 6। बी का कितना हो जाएगा? 2/6। और सी का कितना हो जाएगा? 3/6। तो देखो इधर ये जो बी भाई साहब का है ना, इसका पहले भी जो था अभी भी वही है। तो बी भाई साहब क्या हो गया? अनअफेक्टेड। अनइफेक्टेड नहीं है, ये दोनों में फर्क है। एफेक्ट और इफेक्ट। डिफेक्ट यहां बोला अनइफेक्टेड। अनअफेक्टेड मतलब नो चेंज, कुछ चेंज नहीं हुआ। किसका? कौन सा भाई साहब का? बी का। अब सर इतना लिखेंगे उसके बाद एमसीक्यू का पता चलेगा? नहीं, हमेशा एक चीज काम करना। इधर क्या करोगे बोलो तो? ए बी सी तीनों पार्टनर दिया है ना तुमको, तो तुमको करना क्या है? ये जो रेशियो है इसका टोटल निकालना है। इसका भी देखो 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा। हाँ, अब देखना किसका डिजिट सेम है। ए बी सी, ए का पहले था 3, इसका 1। बी का पहले भी 2, अभी भी 2, तो बी अनअफेक्टेड। ओके, पहले क्या करना है? ये तीनों जो रेशियो 3:2:1, 3 2 5 1 6 लिख लेना है। इसका 1:2:3, तो 3 2 1 6, 3 2 5 1 6, 6। तो 6 अगर हो रहा, अगर ये दोनों इक्वल हुआ तब ये मेथड काम करेगा। तब देखना किसका डिजिट पहले भी, जैसे ए का पहले 3 था, अभी 1 है। बी का पहले 2 था, अभी भी 2 है। सी का पहले 1 था, अभी भी 3 है। तो ए और सी का चेंज हो गया, लेकिन बी का कुछ चेंज नहीं हुआ। पहले भी 2 था, अभी भी 2 है। तो बी इज अनअफेक्टेड। और अफेक्टेड कौन कौन हुआ? ए और सी अफेक्टेड हुआ, चेंज हो गया। लैंग्वेज का खेल है। बोला अनअफेक्टेड मतलब चेंज किसका नहीं हुआ? बी का। लेकिन चेंज किसका हुआ? पार्टनर अफेक्टेड कौन कौन है? ए और सी, क्योंकि उन दोनों का चेंज हुआ। और ये शॉर्टकट तभी चलेगा जब दोनों का ये जो सम टोटल = 6 हो। ओके, नेक्स्ट, MNOR पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कितना? 5:3:2। अरे भाई साहब क्या बोला बोलो? इधर देखो, इधर बोला तुमको MNOR पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कितना? MNO प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था बोलो? 5:3:2। तो 5/10। एन का कितना होगा? 2/10। 3/10। एन का कितना होगा? 2/10।
अब क्या बोला, एन क्या हो गया, एन रिटायर हो गया, ये भाई सब रिटायर हो गए। इसको तुम ऐसे नहीं लिख लेके, इतना लिखोगे तो टाइम चला जाएगा। एम एन ओ ना, रेशियो कितना था बोलो, 5:3:2। अब रिटायर कौन हो रहा है, ये भाई सब रिटायर बाहर जा रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर। एन रिटायर्स एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इज एग्रीड टू कितना, हिज शेयर ऑफ गुडविल कितना है, एन का, इसका शेयर ऑफ गुडविल कितना बोला, 21,000। द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू एम्स कैपिटल अकाउंट कितना। देखो ये क्वेश्चन से मैं बहुत सारा डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मेरा डिस्कशन थोड़ा लिमिटेड रखूँगा। पहले इधर ये बोल दिया तुमको, पहले ये बोल दिया एम एन ओ तीनों पार्टनर था, ओके। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, 5:3:2। ये जो 21,000 ये क्वेश्चन पे बोल दिया क्या, ये एन्स शेयर ऑफ गुडविल। अब यहाँ से जो क्वेश्चन में किया है वो अलग मैटर है, हर साल एक क्वेश्चन करने से कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फार्म्स गुडविल, ये कर ही सकता है तुम। एम्स का गुडविल बोल दिया 21,000, तो फार्म्स का गुडविल कितना है। पहले जनरली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता है, जनरली क्वेश्चन में तुमको क्या देता है पता है, जनरली तुमको क्वेश्चन में बोलता ये है एम 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 एन ओ, उसका बोला 5:3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वैल्यू ऑफ गुडविल किसका, फार्म का बोला 2,10,000 नहीं, रुको, अच्छा चलो उसको क्या करेंगे बोलो तो, इसका कितना निकला था 21,000 ना, 70,000। वैल्यू ऑफ फार्म कितना, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फार्म कितना, 70,000। अब तुमको बोलेगा एन्स का शेयर कितना है इन गुडविल, तब तुम क्या करोगे, 70,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फार्म डिवाइडेड बाई एन्स का जो पीएसआर है, एन्स का पीएसआर कितना है 3 डिवाइडेड बाई 10, तो तुम्हारा 21,000 निकल गया। अब तुमको क्वेश्चन तो बैक कैलकुलेशन भी कर से बोल सकता है, जैसे इधर बोल दिया तुमका एन शेयर ऑफ गुडविल कितना है 21,000, तो फार्म का गुडविल का पैसा कितना होगा, कैसे निकाले थे 21,000 कैसे निकाले थे मतलब इक्वेशन क्या था 21,000, मतलब ये क्या है एन्स वैल्यू ऑफ गुडविल या शेयर ऑफ गुडविल इजिकल टू क्या, फार्म्स वैल्यू ऑफ गुडविल मल्टीप्लाइड बाई किसका शेयर, एन्स का शेयर, एन्स का शेयर कितना है 3/10, ये क्या है एन्स शेयर। अब तुमको इधर एन्स वैल्यू ऑफ गुडविल बोल दिया 21,000 बोल दिया ये क्वेश्चन पे, तो तुम क्या करोगे, 21,000 तो ठीक ही है, इजिकल टू फार्म वैल्यू ऑफ गुडविल मल्टीप्लाइड बाई 3/10। अब इसको इक्वेशन क्या करो, कैसे करोगे बोलो, मैं सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ 21,000, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन लड़का समझ में नहीं आएगा। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कुछ नहीं है, मतलब डिवाइड बाई 1 है, डिवाइड बाई 3/10 है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 21,000 डिवाइडेड बाई 1, फार्म वैल्यू ऑफ गुडविल मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब 3 फार्म वैल्यू ऑफ गुडविल डिवाइडेड बाई 10। तो 21,000 का अगर 10 से कॉर्नर में मल्टीप्लाई होता है ना तो कितना हो जाएगा 2,10,000 इजिकल टू कितना, ये लोग कॉर्नर ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 फार्म वैल्यू ऑफ गुडविल, तो फार्म वैल्यू ऑफ गुडविल इजिकल टू क्या हो जाएगा 2,10,000 डिवाइडेड बाई कितना 3, तो 70,000। सर इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अरे नहीं ये तुमको इतना सॉल्व करके दिखाया ऐसे, नहीं तो शॉर्ट में हो जाएगा सर शॉर्ट में कैसे हो जाएगा एक बार वो भी बता दीजिए। देखो इधर मैंने क्वेश्चन पे लिखा था ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फार्म्स गुडविल, तुमको लिखना क्या है ये किसके बराबर 21,000 किसके बराबर है, ये 5, 3, 8, 2, 10 ये है ना,
तो 10 में से 3 का बराबर है, तो तुम क्या लिखोगे? 21,000 इज इक्विवेलेंट टू 3, क्योंकि 21,000 क्या है? 21,000 है एन्स वैल्यू ऑफ गुडविल, और एन्स का शेयर कितना है उसमें? 3। तो तुमका फार्म का वैल्यू बोला है, तो फार्म्स का टोटल शेयर कितना है? 5 3 8 2 10, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दो, देखना ये कितना आ जाएगा? 70,000 आ जाएगा। शॉर्ट में हो गया। अब तुमको इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैंने इसका किया था। अगला वाला बात देखो, ये मेरा जो डिस्कशन, एक अगर मैं क्वेश्चन पे लिमिटेड कर दूं तो ये क्वेश्चन मुझे कहाँ किधर मिलेगा पता है? इस हो सकता है इस साल आ गया, तो इसीलिए मैं नहीं कर रहा। अच्छा, इधर क्वेश्चन में पूछा था। अच्छा हाँ पूछा था, मुझे पता है, एम का पूछा था, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ उसको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नया टाइप का क्वेश्चन दे सकता है ना। इधर क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था? द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू एम्स कैपिटल अकाउंट, मतलब तुम जब एन को सेटलमेंट करोगे ना, जब तुम एन को सेटलमेंट करोगे तो एम से कितना पैसा लिया जाएगा, यही मैटर है। तो क्वेश्चन को मैं अभी सोल्व करता हूँ, ठीक है। एम एन ओ था ना, 3:2:1, ओके। अब 3:2:1 है, 5:3, अच्छा सॉरी 5:3:1, 3:2, ओके। अब कौन ये रिटायर हो रहा है ना? अच्छा, ये अगर रिटायर हो रहा है तो तुमको ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो ये एम और एन, सॉरी एम और ओ, ये लोग, ये जो अगर निकल के चला जाए तो यहाँ से एक नया क्वेश्चन, तो एनपीएसआर कितना होगा? একটু পরে কথা বলছি, হ্যাঁ ক্লাসে আছি, আর 10 মিনিট মতো। ঠিক আছে ঠিক আছে। एनपीएसआर कितना होगा? ये क्वेश्चन पिछला साल में आया है, बोला एम एन ओ रिटायर हो जा रहा है, तो अगर रिटायर होने के बाद, एन रिटायर होने के बाद नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? एनपीएसआर क्या हो गया? अच्छा, नया पार्टनर कौन बचेगा? एम और एन ही बचेगा दोनों, तो हमेशा क्या करना? 5:2 ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग का पहले भी कर चुके हैं, पिछला साल में आया भी है। देखो एक क्वेश्चन से कितना एंगल हो रहा है, सॉरी एम एन नहीं, एन तो रिटायर हो रहा है, एम ओ। अब ये मैटर चला गया, मान लो ये क्वेश्चन पिछला साल किए थे, 2016 में था। अब अगर तुमको पूछे इधर जो एन चला गया है, तो एन का जो कितना, एन का शेयर कितना था? 3/10। इसको कौन कौन लिया है? ऑब्वियसली जो लोग रह गया है एम और ओ, वो लोग लिया होगा। तो कौन सा रेशियो में लिया होगा? सर एम और ओ फायदा उठाया है, मतलब उसका गेनिंग रेशियो, वो लोग गेन किया है तो गेनिंग रेशियो, और उसका गेनिंग रेशियो क्या है? वही 5:2 ही होगा। तो अगर ऐसे इवेंट तुमको बोल दे एम एन ओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 था, और एन भाई साहब रिटायर हो गए हैं, एन भाई साहब रिटायर हो गए हैं, तो उसके बाद एनपीएसआर क्या है? वो भी 5:2। सॉरी गेनिंग रेशियो क्या है? वो भी 5:2। कंक्लूजन डन। अब सर क्वेश्चन में आप बार बार क्यों नहीं आ रहा है? आएंगे, किसको हड़बड़ी है? आप ही की तो है, आपकी अभी फोन आया था। हाँ हमको है। क्वेश्चन क्या था? হ্যাঁ মা, আমি ক্লাসে আছি, একটু পরে ফোন করছি। হ্যাঁ, क्वेश्चन क्या था? एम एन ओ रेशियो क्या था? 5:3:2। अब ये भाई साहब रिटायर हो रहे थे, कौन? एन भाई साहब रिटायर हो रहे थे, तो बोला, और एन का वैल्यू ऑफ गुडविल कितना बोल दिया? एन का ही बोल दिया, फार्म का नहीं, एन का बोल दिया। एन शेयर ऑफ गुडविल, तो एन शेयर ऑफ गुडविल 21,000 बोल दिया। तो एन्स का शेयर ऑफ गुडविल 21,000 बोल दिया। एन्स का शेयर का फायदा कौन कौन उठाया था? एम और ओ उठाया था ना। तो एम और ओ पार्टनर कौन? एम और ओ दोनों इसको 21,000 देगा। सर हाथ में देगा, पकड़ा के कैश में दे देगा, बंडल में नहीं, उसका कैपिटल में डाल देगा। किसका कैपिटल में डालेगा?
एन का, क्योंकि एन छोड़ के जा रहा है, उसका शेयर देके जा रहा है, तो उसका वैल्यू का गुडविल का पैसा जो बनता है एम और वो देगा ना, कौन सा रेशियो में देगा? दोनों आधा आधा कर देगा? नहीं, फायदा कैसे लिया था? मतलब गेनिंग रेशियो क्या था 5:2, तो उस रेशियो में। तो मतलब जर्नल एंट्री क्या होगा सर? जर्नल एंट्री ये होगा, एन का कैपिटल के डाल देंगे, एन कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे कितना, तो 21,000, और किसका कैपिटल से काटेंगे? कैपिटल के किसका? एम का, एम और ओ का कैपिटल से। कैपिटल से काटेंगे, उसका कैपिटल से काटेंगे, कैपिटल से काटेंगे। अगर कैपिटल गिर जाएगा, और कैपिटल एक क्रेडिट बैलेंस है, 11 का कॉन्सेप्ट है, क्रेडिट बैलेंस अगर कैपिटल अगर गिरता है तो डेबिट करते हैं, इसीलिए इन दोनों को डेबिट कर दिए। कौन सा रेशियो में सर? 21,000 को वो 5:2 रेशियो में, मतलब 5/10 और 21,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/10। तो इसका क्या होगा बोल बताओ हमें जरा। 15,000। किसका? एम का 15,000 हो जाएगा, कैलकुलेटर में करके देख लेना। और ये कितना हो जाएगा? 2,100, 4,000, 6,000 होगा श्योर? हमें डाउट लग रहा है। 21,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 5,500 होगा शायद। मतलब ये 2,100 मल्टीप्लाइड बाई 5, 10,500 होना चाहिए। तो सैक्रिफाइसिंग कुछ गलत कर दिए क्या हम लोग? 7,777 ओ सॉरी, कभी कभी ऐसा होता है। 5 एम और ओ का गेनिंग रेशियो कितना था? गेनिंग रेशियो कितना था? 5:2, तो 5/7 होना चाहिए ना इधर, 2/7। तो बोलो 5×3 15,000 होगा, और ये 6,000 होगा। 10 के लिए हम लोग का गड़बड़ हो गया। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। और उधर क्वेश्चन पूछा एम का कैपिटल से कितना पैसा काटा जाएगा, एम का कैपिटल अकाउंट से कितना पैसा काटा जाएगा? कितना है? 15,000। कितना है? 15,000 काटा जाएगा। और इसको लेके मैंने इतना सारा क्यों बोला, क्योंकि तुम्हारा अगर इसको लेके इतना सारा बोल देता हूँ तो तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, द बैलेंस इन द ड्रॉइंग अकाउंट इज ऑलवेज, द बैलेंस इन द ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। वो डायमंड रूल सिखाया था। तुम अगर गोल्डन रूल से चलोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन मैंने वो ग्रुप क्या बताया था डायमंड रूल पे। गोल्डन रूल और डायमंड रूल हम लोग सीखे थे क्लास 11 से। एकदम ग्रेजुएशन में जाओगे बहुत सारे का पता नहीं है। डायमंड रूल कुछ भी नहीं है, ये अमेरिकन अप्रोच है। गोल्डन रूल ब्रिटिश अप्रोच है। इसमें 2 कैटेगरी बनाए थे। एक में क्या क्या था, कौन कौन था बोलो? एक तो एसेट था एक ग्रुप में, और क्या? ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस लॉस वगैरह एक ग्रुप में था, और एक ग्रुप में कैपिटल था। एसेट का अपोजिट क्या है? लाइबिलिटी। ड्राइंग का कैपिटल अपोजिट क्या है? कैपिटल। और एक्सपेंसेस लॉसेस का अपोजिट क्या है? इनकम, गेन, एटसेट्रा, प्रॉफिट वगैरह। ठीक है। तो ये लोग हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और ये लोग हमेशा क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। और जो जो बैलेंस होता है वो अगर बढ़ता है तो वही होता है। मतलब ये सब अगर बढ़ेगा तो डेबिट, और ये सब बढ़ेगा तो क्रेडिट। सर ये सब गिरेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। ये सब गिरेगा तो डेबिट। इसीलिए तो कैपिटल अगर गिर रहा है डेबिट होता है। गोल्डन रूल सीख के अगर तुम जर्नल एंट्री करने जाओगे तो गंडगोल हो जाएगा। सो गो फॉर डायमंड रूल। डायमंड रूल। डायमंड रूल क्या है? अमेरिकन अप्रोच है, और वही मॉडर्न अप्रोच है। गोल्डन रूल ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर बुक ढंग से पढ़ो तो लिखा हुआ है ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब बहुत पुराना अप्रोच। और तुम 2023 में पढ़ रहे हो वो ट्रेडिशनल अप्रोच। ऑल्दो तुम्हारे पास अवेलेबल है मॉडर्न अप्रोच जो अभी तुमको सिखाया है, यही है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन पता चल जाएगा। द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट इज ऑलवेज क्या होगा? डेबिट। अब तुमको बोल दिया एवरेज प्रॉफिट कितना? 3,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको लेके तो पिछला 2016 में पूरा एलाबोरेट डिस्कशन कर दिया था इसको लेके। चलो आप थोड़ा कर देते हैं। इफ द एवरेज प्रॉफिट कितना बोला? 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बोला? तो इसको अलग जगह पे ले लेता हूं। हाँ बोलो क्या क्या है? एवरेज प्रॉफिट कितना बोला? 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट 3 लाख। तो और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना? 12%। 12%। और
द बैलेंस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 22 लाख। और गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन में तो पूछा है ना, गुडविल का वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए कौन सा और वैल्यू ऑफ गुडविल कौन सा वैल्यू ऑफ गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड है। अरे गुडविल दो टाइप का होता है, ये सब बार बार क्लास में समझाया था। गुडविल दो टाइप का, एक तो सेल्फ जनरेटेड और नॉन सेल्फ जनरेटेड। जो सेल्फ जनरेटेड होता है वो नॉन परचेस्ड होता है, और एक परचेज। अरे इस पिछले क्लास में जो भी छोड़ो, अभी याद नहीं है तो इसको देख लो। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए कितना मेथड था बोलो, सेल्फ जनरेटेड का, जो सेल्फ जनरेटेड का और क्या नाम है, नॉन परचेस्ड गुडविल। एक तो एवरेज प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट में दो मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक क्या था सुपर प्रॉफिट मेथड, और क्या था कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या क्या था, एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो तुमको यहाँ पे बोला क्या, कौन सा बोला, अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में तुमको नहीं बोला जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलो देखते हैं कौन सा मेथड पे कर सकते हैं हम लोग। दोनों का मैं फॉर्मूला भी बता दिया था। अब बोलो एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मैं दो मेथड से दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा इधर बोलो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ना कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, मैंने 22,000 लिख दिया था, क्वेश्चन में 22 लाख था ना, ठीक है। अरे ये चाचा कहाँ से आ गए, चलो तो ये 22 लाख है, मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%। 22 लाख का 12% कितना होता है सर, 20 लाख का 12% होता है 12 लाख, सॉरी 12 लाख बोल रहा हूँ, 2,40,000 कितना होता है रे भाई, गंडोगोल हो गया हमारा, 2,64,000 ना। 22 लाख का 12% 2,64,000। अच्छा एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा कितना बोला क्वेश्चन में, 3 लाख। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा है 3 लाख और ये है 2.64 लाख, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 36,000। कुछ गलत किए का, तो सुपर प्रॉफिट, तो हम लोग अगर बोले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कर ही सकते हैं ना, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कर देते हैं 36,000। अच्छा वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो क्या लिखोगे, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट 36,000 है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%, तो कितना आता है देखो 3 लाख। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है 3 लाख, ओके। ये वैल्यू ऑफ गुडविल 3 लाख। अच्छा सर इस मेथड से भी कर सकते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑब्वियसली व्हाई नॉट। उसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सर, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये समझाया था पिछला क्लास में यार, इसको लेके क्वेश्चन था पूरा एकदम, उसको पोस्टमार्टम कर दिया था। एवरेज प्रॉफिट कितना था बताओ जरा, 3 लाख। अरे बाबा एवरेज प्रॉफिट तो ये लिखे थे 3 लाख, एवरेज प्रॉफिट 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 22 लाख। तो ये कितना होगा 3 लाख डिवाइड बाई 12% करोगे तो कितना होगा 25 लाख आएगा। देखो करके देखो कैलकुलेटर में, हम बोल दिया ऐसा मतलब नहीं है। 25 लाख माइनस 22 लाख, तो वही वैल्यू ऑफ गुडविल कितना निकल जाएगा तुम्हारा 3 लाख। दैट्स इट फॉर द डे। इसका जो ये वाला बाकी रह गया ना, अगला दिन करेंगे ड्यू टू चार्जिंग इशू, ओके।